देखिए बच्चों, आज शुरू करेंगे बहुपद। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीनॉमियल। बहुपद को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 2, 3, 4 ये 1, 2, 3 ये कहलाते हैं कांस्टेंट, और A, B, C, D ये कहलाते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब हिंदी में होती है अचर राशि, जिसका अर्थ है कि किसी तरह से नाम मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी राशि कैसे कहलाती है? अचर राशि। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि। चर राशि का मतलब होता है कि जिसके मान में परिवर्तन संभव है। इसलिए आप देखते होंगे कि x में सवाल है, किसी प्रश्न में x का मान 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, मतलब इनका मान परिवर्तनशील होता है। लेकिन एक सवाल में एक ही, अलग अलग सवालों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक सवाल में अगर x का मान 3 हम लेके चल रहे हैं तो उस सवाल के लिए उस x का मान 3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? अब अगर हम चर राशि की गुणा करें, मान लो x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y, ये x और y दो चर हैं और इस तरह की एक आपके पास व्यवस्था है। तो हम देख रहे हैं x कितनी बार गुणा हो रहा है? 1, 2, 3। कल हमने बताया था जिसकी कोई घात नहीं उसकी 1 होती है, तो ये कितना हो गया? x की घात 3। y कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार y की घात। बीच में कौन सा निशान लगा है? गुणा। हर चीज के अलग अलग नियम होते हैं। अमेरिका में अलग नियम है, ब्रिटेन में अलग है, भारत में अलग है ना? तो ऐसे ही गणित की अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनमें नियम सामान्य वाले एक होते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल यानी चर राशियों के लिए एक नियम होता है कि अगर इनके बीच में गुणा का निशान लगा है तो आप गुणा का निशान मत लगाओ, हटा दिया, लेकिन माना गुणा का ही जाएगा। किन्हीं दो चर के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो कैसा निशान माना जाएगा? भाई 4 निशान पढ़े होंगे आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी जोड़ घटा गुणा भाग। सवाल ये आता है जिनके बीच में कोई भी निशान नहीं है, भाई कोई निशान तो होगा दो संख्याओं के बीच में, जिनके बीच में कोई भी निशान नहीं है उनके बीच में हमेशा गुणा का निशान माना जाता है। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत। अब ऐसा लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, ऐसे लिखा हुआ अच्छा लग रहा है? ऐसे लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? तो अब आप आगे के लिए याद रखना, कोई निशान अगर नहीं है किसी के बीच में तो आप कौन सा निशान मानेंगे? ये बात हमने की जब चर राशि थी, प्योर चर है ये, शुद्ध चर राशि। अगर मैं लिख रहा हूं x की घात 3 और y की घात 2 और लिख रहा हूं x y, इन तीनों में अंतर क्या है? ये केवल चर x है, इसमें केवल चर और इसमें 2 चर है। यानी कुछ ऐसे भी व्यवस्था होती है कि एक ही चर हो या 2 अलग अलग चर या 2 से ज्यादा चर भी हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम किस पर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा और समझिए। मान लेते हैं एक चर और एक अचर की गुणा हो रही है, 12 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y, ये व्यवस्था है। अब आपने देखा यहाँ क्या विशेषता आ गई? यहाँ पर x चर है एक, y चर है दूसरा, और 12 क्या है? यानी अब चर और अचर आपस में गुणा कर रहे हैं। तो चर और अचर आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या व्यवस्था बैठती है? आप देखिए, सामान्य नियम तो यही रहेगा कि x 2 बार गुणा हो रहा है x की घात 2 और y 3 बार गुणा हो रहा है y की घात 3। अब हमने बताया कि अगर गुणा का निशान लगा है और चर और अचर या चर चर आपस में गुणा कर रहे हैं, लेकिन ये बात इनके लिए लागू नहीं होती है अचर राशियों के लिए कि 2, 3 लिखा तुमने कहा था इनके बीच में कोई निशान नहीं, तुम गुणा लगा दूंगा। ये केवल चर के लिए बात कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं 12 x की घात 2 y की घात। जहां चर अचर दोनों हैं, या खाली चर है या खाली अचर है, इसको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं इसको? ये कहलाता है पद।
में मान लीजिए इस तरह की व्यवस्था लो, 2x प्लस 3x अगर कहीं लिखा है, दो पद है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, दो पदों को अगर जोड़ा जाए, सवाल ये उठता है पद क्या हुआ, जहां तक गुणा हो रही है एक चर या अचर की, वो एक पद हो गया, उसके बाद प्लस या माइनस आ जाए तो दूसरा पद शुरू हो जाता है। तो बताओ यहाँ 2x लिखा है, 2 गुणा x लिखा है, दिमाग में 2 गुणा x ही मानोगे, तो ये एक पद हुआ, प्लस आ गया, यहाँ से दूसरा पद शुरू हो गया और होता आगे तीसरा पद। अब हम देख रहे हैं कि ये भी x है और ये भी x है, तो इन्हें कहते हैं हम लाइक टर्म और अनलाइक, दो चीजें होती हैं, पढ़ के आए हो तुम ये। लाइक टर्म मतलब होता है समान पद और अनलाइक टर्म का मतलब होता है असमान पद। समान पद कौन से होते हैं? जैसे 2x 3x समान पद है, या 12x की घात 2 3x की घात 2 समान पद है। जिनमें चर एक समान होते हैं, उनकी घातें भी एक समान होती हैं, वो कैसे पद होते हैं? समान। और एक होते हैं असमान पद, जैसे 12x और 12xy, इसमें x है लेकिन इसमें xy, तो ये कैसे पद हो गए? या 12xy की घात 2 xy, ये कैसे पद है? ये भी असमान है, क्योंकि दोनों चर तो चलो xy है, लेकिन घातें दोनों की अलग अलग है, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। ये कैसे पद हैं? ये सब आठवीं क्लास में पढ़ जाएगा। तो समान पद कौन से होते हैं? जिसमें एक समान पद जो है वो केवल चर पर निर्भर होते हैं, अचर पर निर्भर नहीं। अचर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल चर देखेंगे आप। किसी में x है तो वो समान पद हो गए, किसी में xy है तो समान पद हो गए, किसी में xy की घात 2 xy की घात 2 है वो समान पद। और असमान पद कौन से होते हैं? जिनमें चर अलग अलग हो, जैसे कहीं x दूसरे में xy आ गया, कहीं x है दूसरे में x की घात 2 आ गया, ठीक है। ये भी नहीं कि x ही होने चाहिए, घातें भी समान होनी चाहिए, तभी समान पद। समान पद ही जुड़ और घट सकते हैं, ये बहुत मुख्य बात है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। समान पदों को ही जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। नो, कैसे? मान लो आपके पास ये है 2x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 3y का 2 प्लस 5x। अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, बहुत सारे पद हैं। क्या कहेंगे इसको? ठीक है। अब ये कितने चरों में बहुपद है? कितने चर हैं इस बहुपद में? अरे 2 ही तो चर हैं, x और y। अलग बात है कि ये इन चरों से मिलके बने पद हैं और कई सारे पद हैं तो बहुपद हो गए, लेकिन चर कितने हैं इसमें? चर तो 2 ही हैं। ये है आपका 2 चर में बहुपद, ठीक है। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे और जिसे हम बहुपद कहेंगे, वो बहुपद वो होगा जो केवल एक चर में बहुपद होगा। यार पूरी कक्षा 9 में जो हम पढ़ेंगे वो कितने पदों को पढ़ेंगे? बहुपद को। पद तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, कितने चरों में पढ़ेंगे? केवल एक चर में पढ़ेंगे, 2 चर के बहुपद को नहीं। 2 चर के बहुपद आप पढ़ के आए हैं कब? और बहुपद नहीं कहते उसको, 2 चर में कहते हैं। अभी याद आ जाएगा। अगर 2 चर कहीं किसी अलग अलग पद जुड़ रहे हैं और उसमें एक से अधिक आपके चर हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये बताओ
ये भी एक व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, ये एक पद का व्यंजक है ना, ये भी एक पद का व्यंजक है, ये आपका 1 2 3 4 5 का पद का व्यंजक है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इसे सरल कर सकते हैं? एग्जाम में आता है सरल करो। सरल कैसे होता है? समान पद वालों को एक साथ लिख लीजिए, समान पद वालों को एक साथ लिख लीजिए। जाग जाओ बेटा, तुम्हें नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो, तुम्हारे हाथ में बंसी दिखाई दी, खड़े होकर देखो। तबीयत खराब है क्या? ठीक नहीं तबीयत? खड़ा नहीं हो जा रहा? क्यों इस पे क्यों गिर गए नीचे टेबल पे? सीधे खड़े रहो, स्ट्रेट। तो समान पद वालों को एक साथ लिख लीजिए। 2x 4x और कोई है ही नहीं, 3y y इस बात में कुछ और नहीं है, 5। समान पद वालों में इन्हें कहते हैं गुणांक। जैसे ये गुणांक है, कौन? 12। किसका गुणांक है? इन चरों का गुणांक। यहाँ पे गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? और x का गुणांक कितना है? समान पद वाले ही जोड़ या घट सकते हैं। अब बताओ इनमें कौन कौन जुड़ सकता है? केवल ये समान पद है, ये जुड़ सकते हैं। ये तो असमान होगा, बाकी तो किसी के समान नहीं है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। जुड़ते कैसे हैं सवाल यह। तो ये जिसका कोई पीछे निशान नहीं होता, प्लस का होता है 4 और इसका 2, 4 और 2 6। और x को पद को ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। किधर हो गई बात? भाई ये तो समान है ही नहीं, ये तो असमान है, तो इनको तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। एक और सवाल बनाते हैं। मान लीजिए हम सवाल ये ले रहे हैं, 3x² y प्लस 5y² x प्लस 7x² y² प्लस 8y² x प्लस 9x माइनस। अब समान पद वालों को एक साथ, तो सबसे पहला पद तो यहाँ पे 3x⁵2y है। क्या कहीं x⁵2y है? क्या है? नहीं। उसके बाद लिख रहे हैं हम 5y⁵2x। क्या इसमें 5y⁵2x वाला पद है? ये आ गया 8y⁵2x और ये भी y⁵2x, क्योंकि गुणा के क्रम को हम पलट सकते हैं। तो अगर ये y⁵2x है तो इसे x को पहले और y को बाद में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणा में क्रम बदल सकते हैं। 3 दूनी 6 होता है, तो 2 दिया भी 9 पंजे 45 होता है, तो 5 निम भी 45 होता है। तो इसका मतलब क्रम में परिवर्तन करने का आपके पास पूरा अधिकार है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो 3x² y प्लस, अब जो समान पद है वही जोड़ घट सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट में जो गुणांक है खाली उनको लिख दीजिए उनके निशानों के साथ। क्या है गुणांक? 5 प्लस 8 माइनस ब्रैकेट 1 और ब्रैकेट के बाद आप चल देंगे। अगर साधारण बात करते हैं हम, तो ये ये वाला और ये वाला समान पद है, तो इनके 5 8 5 13 में से 9 हटाओ 4 और पद ये लिख देंगे जो है y² है, 4y²। यहाँ से भी यही आ रहा है 8 5 13 माइनस 9 4y²। इनके बीच में कोई निशान नहीं, तो कौन सा निशान माना जाएगा? अब क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये समान पद नहीं है। ये x⁵2y है और ये y⁵2x है। दोनों अलग अलग हो गए ना, ये समान हो गए, अलग अलग हैं। इस पे x⁵2 है और इसमें x⁵1 है, तो समान कैसे हो जाएंगे? एक ही चीज से अंतर कर लो, y से कर लो। यहाँ y⁵1 है और यहाँ y⁵2 है। तो असमान पद आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो इनको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो हमने आपको बताई है अभी, ये सब आप कक्षा 8 में पढ़ के आए हैं, और जो भूल गए हैं वो दोबारा से कक्षा 8 की किताब उठाकर देख लीजिए, उसके सारे उदाहरण करिए।
उदाहरण करने से ही आपको सब समझ में आ जाएगा, उदाहरण में हल भी दे रखा होगा, तो आपको ये समस्या भी नहीं आएगी कि साहब इसका उत्तर कैसे आएगा। उसके बाद प्रश्नावली के एक एक दो दो सवाल आप कर लीजिए कक्षा 8 की किताब से, तो आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप कक्षा 8 में इस पाठ को पढ़ के नहीं आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप उन तक ये बात पहुंचा दें कि अगर ये पाठ समझना है तो आपको कक्षा 8 में बहुपद या व्यंजक वाला पाठ, जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, था कोई पाठ बीजीय व्यंजक, ठीक है, उनको आपको करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अपने नवी क्लास के कोर्स पे बात करते हैं। कहाँ? ये तो रहेगा लिखने से, लिख दो 7x² y² 7x² y² प्लस 7x² क्योंकि ये भी x² y² जो है वो भी समान पद नहीं है, ये भी तो आसमानी है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे तो ये तो किसी में भी नहीं जुड़ेगा, तो ये तीनों ऐसे लिखते रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं अगर व्यंजकों को गुणा करें, मान लो 2x गुणा 3y कर रहे हैं, गुणा में पहले अंकों की गुणा होती है, 3 दूनी 6x, गुणा लिखने की जरूरत ही नहीं है व्यंजकों की, कोई दिक्कत? तो ये पूरी व्यवस्था है, इसको आप करिए, बाकी आप पढ़ के आइए, उसके बाद देखें।